आज केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए ने फैसला किया। तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला दिया गया। राज्य छात्र आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स की बड़ी जीत। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमत हुई हेमंत सरकार, जहां 18 अगस्त तक का दिया था अल्टीमेटम। और बिहार के लखीसराय अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की दर्दनाक मौत। सावन के सोमवार में आए थे सभी श्रद्धालु। बंगाल होटल में आग से 7 लोगों की जान गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा अचानक 44 डिग्री के पार कर चुका है। दरअसल केंद्र में संगठन की बिसात बिछ रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गूंज उत्तर प्रदेश के गलियारों में सुनाई दे रही है। अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का ऐलान करने वाले हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही नई टीम का ऐलान हो सकता है। और खबर यह भी है कि इस बार दिल्ली के दरबार में उत्तर प्रदेश का दबदबा सबसे भारी होने जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो नितिन नवीन की इस नई टीम उत्तर प्रदेश के 7 से ज्यादा दिग्गजों की एंट्री मिल सकती है। यह सिर्फ एक रूटीन फेरबदल नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर परमिशन, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। इस नई टीम में एक तरफ जहां पर हरीश द्विवेदी के प्रमोशन और रेखा वर्मा की वापसी की चर्चा हो रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी को संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर विरोधियों को चौंकाने की तैयारी है। श्रीकांत शर्मा, महेंद्र सिंह, अमरपाल मौर्य और सुब्रत पाठक जैसे आक्रामक चेहरों को आगे लाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी नजरें आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के 2027 के विधानसभा चुनाव के चक्रव्यूह को भेदने पर टिकी हुई है। लेकिन इन सबसे बड़े बदलाव की सबसे हैरान करने वाली इनसाइड स्टोरी ये भी है कि पार्टी अब बुजुर्गों को बाय बाय कर रही है और युवाओं को हाई फाई कमान देने के मूड में है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल और राजेश अग्रवाल जैसे पुराने और तजुर्बेकार दिग्गजों की विदाई के कयास है। यानी साफ संदेश है कि तजुर्बा अपनी जगह, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अब युवा और आक्रामक जोश में नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली दरबार में उत्तर प्रदेश का महादबदबा देखने को मिल रहा है। नई राष्ट्रीय टीम में 7 से ज्यादा सूरमा देखने को मिलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से जिनका सीधे तौर पर कनेक्शन है। स्मृति ईरानी का नाम लगातार सामने आ रहा है। कयास लगाई जा रही कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी जा सकती है। साथ ही श्रीकांत, महेंद्र सिंह की भी एंट्री तय है। बुजुर्ग दिग्गजों को फिलहाल बाय बाय करने की बात की जा रही है, यानी कि उनकी पार्टी से छुट्टी कर दी जाएगी या फिर आने वाले समय पर कोई और रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन जो युवा हैं, उनको जोश को हाई करने का काम किया जा रहा है। और इसके पीछे की जो वजह है वो प्रमुखता के तौर पर यह भी मानी जा रही है कि हाल फिलहाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था। जेनजी का वो प्रोटेस्ट करार किया गया था, जिसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी जेनजी को साधने पर लगी रही। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि युवाओं में जोश भरने का काम कैसे किया जाएगा। गठबंधन को भेदने का जो नया फॉर्मूला है वो भी सामने आ गया। अब कुछ ग्राफिक्स भी हैं, उनके माध्यम से आप तक साझा करते हैं। जहां नितिन नवीन की नई टीम लगभग पूरी तरह से तैयार है, जहां नए राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के 7 से ज्यादा सूरमा हो सकते हैं। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री। इसके साथ ही आपको बता दें कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी की चर्चा है। हरीश द्विवेदी वर्तमान राष्ट्रीय मंत्री, टीम में बड़े प्रमोशन के कयास लगाए जा रहे हैं। रेखा वर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दोबारा बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। श्रीकांत शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री, मजबूत दावेदारी है। डॉक्टर महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, जिनकी एंट्री लगभग तय है। सुब्रत पाठक कन्नौज के पूर्व सांसद हैं, आक्रामक युवा चेहरे के तौर पर चर्चा है। हरीश दुबे पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय संगठन में शामिल करने की तैयारी हो रही है। अब बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो उसी पैटर्न को यहां पर अपना रही है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर विशेष फोकस है, जहां अमरपाल मौर्य का नाम सामने आ रहा है। संगठन के मजबूत और भरोसेमंद चेहरे हैं। भोला सिंह सांसद, बुलंदशहर से मजबूत जमीनी पकड़ है। अश्वनी त्यागी पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा चेहरा है। संगठन में एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद, निषाद समाज को साधने की भी बड़ी कवायद है।
अब ऐसे में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि यही वो युवा हैं जो कल को देश का भविष्य बनेंगे। जहां आपको बता दें, बुजुर्गों को बाय बाय कहा जा रहा है। इन दिग्गजों की किन दिग्गजों की छुट्टी होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जरा उसको भी समझिए। जहां पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, टीम से बाहर किए जाने पर चर्चा की जा रही है। राजेश अग्रवाल राष्ट्र कोषाध्यक्ष हैं, उम्र के फॉर्मूले के तहत विदाई संभव है। राधा मोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं, नए चेहरों के लिए जगह खाली करने की तैयारी है। अब ऐसे पूरे में इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी कई उठ जाते हैं, क्योंकि लगभग सभी तैयारी यहां पर हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहेगी, किस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे, उस पर फिलहाल निगाहें सभी की यहां पर टिकी हुई हैं। ऐसे में लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था, जहां पर समाजवादी पार्टी बाजी मार गई थी, लेकिन जब बात केंद्र की आई तो 400 का नारा, एनडीए 400 पार, एनडीए 400 पार, इस तरह का राग अलापा जा रहा था, लेकिन वो धरातल पर मजबूत श्रेणी में देखने को नहीं मिला। जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि 2024 में जो एनडीए को नुकसान हुआ, जो बीजेपी को विशेष तौर पर नुकसान हुआ, शायद उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब कोशिश ये है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में वो लापरवाही देखने को ना मिल पाए जो इसका लॉस 2024 में हुआ था। हालांकि आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भले ही तारीखों का ऐलान हो ना हो, वो बात का मसला चुनाव आयोग की यहां पर मसला है, लेकिन अभी से सियासी बिसात हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बिछाई जा रही है और उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर राज्य को साधना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब नितिन नवीन का जिक्र करें या फिर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, हर कोई फिलहाल अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और नितिन नवीन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव को तो फतेह करना है हर हाल में, लेकिन उससे पहले जो 2027 में या फिर 2028 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी पैठ जमानी है। हालांकि 2 बार का जो कार्यकाल है वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूरा कर चुके हैं। 2017 से जैसे ही यहां पर राज्य में डबल इंजन की सरकार बनी, उसके बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अब ऐसे में लगातार कोशिश और फोकस युवाओं पर किया जा रहा है कि युवाओं को कैसे साधा जा सके, लेकिन एक मेन पॉइंट ये है कि महिलाओं को भी, आधी आबादी को साधने का प्रयास है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक ये खेला गया था कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर चर्चा होगी, महिलाओं के आरक्षण पर बात करने की बात यहां पर कही गई थी, लेकिन जो भी यहां पर पूरा विवाद हुआ, जो भी सिनेरियो यहां पर क्रिएट हुआ, उसके बाद से उम्मीदें जताई जा रही थी कि महिलाओं को, आधी आबादी को फोकस किया जाएगा 2029 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर अभी यहां पर स्थिति ये होती है कि बहुत जल्दी नामों का ऐलान हो जाता है तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, उस फॉर्मेट पर काम किया जाएगा, आधी आबादी को साधने का प्रयास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधी आबादी का वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहा यह चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भले ही कोई वोट दे ना दे, लेकिन आधी आबादी की जो पहली पसंद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है और योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की यहां पर सियासत देखने को मिल पाती है, हर वर्ग को साधने का ध्यान रखा जाएगा, निषाद समाज को कैसे साधा जा सकता है, वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके इर्द गिर्द पूरी रणनीति तैयार यहां पर की जा रही है। सवाल यह भी उठ जाता है कि बुजुर्गों की छुट्टी युवाओं पर दाव मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें और उन्हीं से चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। अविरल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। शुरुआत अविरल मलिक जी मैं आप ही के साथ करूंगी। उत्तर प्रदेश में देखिए अभी फिलहाल जो फोकस किया जा रहा है, नितिन नवीन की नई टीम में कौन कौन से नए चेहरे होंगे, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो माना ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा और बड़े चेहरों को अब सीधा केंद्र के संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब लगातार सवाल ही उठ रहे हैं कि 2024 में जो नुकसान हुआ था शायद उसकी भरपाई के लिए 2029 के लिए अभी से तैयारी? नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से नए लोगों को मौका मिलने का, नए चेहरों के शामिल होने का, बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को अवसर मिलता है, नए लोगों को दायित्व मिलता है और ये किसी रूप में हमारे यहाँ पद नहीं होता, ये दायित्व होता है। और जो जिम्मेदारी मिलती है, जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व को निभाने का, उसका निर्वाह करने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता मजबूती के साथ करता है, इसमें किसी रूप में दुरा नहीं है। और जहां तक विषय है दायित्व मिलने के पश्चात कार्य करने का, तो 100% लगन, मेहनत और ईमानदारी और निष्ठा के साथ शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रत्येक नेता और जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्हें भी दायित्व मिलेगा वो निश्चित रूप से 100% काम करेंगे। और रही बात सोशल इंजीनियरिंग, एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग हो या फिर जातीय संतुलन हो या तमाम सारी चीजें हो, तो किसी प्रकार से इस आधार पे नहीं, हमारे यहाँ इस आधार पे होता है फैसला निरंतर कि कौन व्यक्ति युवा है और कौन मेहनत करना चाहते हैं, कौन जुड़ना चाहते हैं, कौन एक तरीके से किसके साथ
जो कार्यकर्ता है वो सही से उनका संवाद होता है और किस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा है, कितनी मेहनत की है, कितना जनता के मध्य में एक्टिव रहे हैं, कितना पार्टी को समर्पित हैं, पार्टी के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण है, उसके आधार पर निश्चित रूप से सब लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जात धर्म के आधार पे किसी रूप में फैसले नहीं लिए जाते, यहाँ लिए जाते हैं तो इसलिए इस आधार पे लिए जाते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो, सबको साथ लेके चलने का काम हो और सारे जाति, सारे धर्म, सारे रिलीजन के जितने भी लोग हैं सबको आगे बढ़ाया जा सके, सबको मजबूत किया जा सके और सबकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करती है कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली विपक्ष का, विपक्ष इस विषय पे क्या कहता है क्या नहीं कहता वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन हमारा स्पष्ट फॉर्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। 2027 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 2029 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के मध्य जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मोहर लगाने का काम समझा जाए अविरल मलिक जी कि आप परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों में इस तरह की जो उहापोह की स्थिति है वो देखने को मिल पाती है। लेकिन सर एक सवाल और आपसे रहेगा, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राजेश अग्रवाल और इसके साथ ही राधा मोहन अग्रवाल, इन तीन नामों पर बहुत तेजी के साथ चर्चा हो रही है कि शायद इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो आप लोगों की नजर में क्या है? आप चूंकि बीजेपी का परसेप्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें आपका नजरिया क्या कहता है? क्या ये तीनों काम के नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, जिसके आधार पर ये बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, जिस आधार पे पर्सनली अगर बात कर ली जाए तो मैं जिस आधार पे जानता हूं पर्सनली राधामोहन दास अग्रवाल जी को या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, तो निरंतर मेहनत के साथ, मजबूती के साथ वो निरंतर काम करते हैं और वरिष्ठ नेता है, पार्टी के बहुत सीनियर नेता है और बिल्कुल स्पष्ट है मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते और अगर बात कर जाए राधामोहन दास अग्रवाल जी की तो राष्ट्रीय महासचिव के नाते शानदार तरीके से अभूतपूर्व रूप में काम कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने का, संगठन विस्तार का। और जहां तक विषय है नए लोगों को अवसर मिलने का, तो निश्चित रूप से नए लोगों को अवसर प्राप्त होगा, इसमें किसी रूप में दुरा नहीं है। युवा चेहरों को भी अवसर मिलेगा, नए लोगों को अवसर मिलेगा, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ठीक है, अब जगदीश सिंह जी आपके पास आते हुए सर सीधा सा सवाल, क्या बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को मिल रहा जो बड़ा महत्व है, ये आपकी पीटीए और जातिगत जो समीकरण है उस राजनीति से उपजी गहरी घबराहट का नतीजा आप लोग देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने रितु जी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से घबराहट बहुत तगड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे पीडीए इतना हावी हो चुका है। पीडीए ने बिल्कुल कमर कस ली है, मुट्ठी बांध ली है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनानी है और 2029 में इस देश की भ्रष्टतम सरकार को, देश की भ्रष्टतम जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसने भ्रष्टाचार की इंतहा पार कर दी है। आज जो सड़कें बन रही हैं, इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता बना करके भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार का ये बोलबाला है रितु जी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार करके, बच्चों के साथ खिलवाड़ करके, इन्होंने पूरे देश के नौजवानों के सपनों को लूटा है, उनको सपनों को बेचा है, उनकी नौकरियों को बेच करके अकूत संपत्ति इकट्ठा की और इकट्ठा करके इसी का नतीजा है कि पूरे देश का जेनजी जो है इनसे आक्रोशित है, नाराज है और किसी भी तरह से जेनजी जो है देश का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं देखना चाहता है। उत्तर प्रदेश का पीडीए पहले ही एकजुट होकर के जिस तरह से उनके मान सम्मान और अधिकार का, उनके आरक्षण को छीना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही एकजुट है और पीडीए की एकता आपने 2024 के चुनाव में देखी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ने अपना पूरा काम कर दिया था रितु जी और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। जहां ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80, वो आए 33 सीटों पे निपट गए और अगर विधानसभा में देखा जाए तो 256 विधानसभाओं में आ रहे भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराया। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार इनका या इनके कार्यकर्ताओं, नेताओं का, मंत्रियों का ये हो गया है कि अब तो भैया जाना ही है, जितना लूट सको तो लूट लो रितु जी। और वो उसी का नतीजा है कि भगवान राम के मंदिर को भी लूटने से इन लोगों ने नहीं छोड़ा।
और जब वीडियो रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राम मंदिर के चढ़ावा का चोरी और वहां पे जो लूट हुई है जमीनों पे सब जगह, वो सब आरएसएस और बीजेपी के खाते में पैसा गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आज जनता के बीच में ये हो गया है कि भारतीय नहीं जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर आप लोगों को लेकर भी कई तरह की चीजें सामने आ रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हम यहाँ पर इस डिबेट में नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा जगदीश सिंह जी, आपने कहा कि पीडीए के फैक्टर से, मेरा चूंकि सवाल था आपने उस पर हामी भरी कि पीडीए के फैक्टर से बीजेपी डर चुकी है, लेकिन सर कौन सा पीडीए का फैक्टर, जिस पीडीए की फुल फॉर्म लगातार बदल रही है, जिस पीडीए का अर्थ आप लोग लगातार बदल रहे हैं, कभी पिछड़ा होता है, कभी आधी आबादी हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी कुछ यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्या उस पीडीए से डर रही है बीजेपी? एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे आप लोग पीडीए का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं रितु जी। पीडीए का मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, सुन लीजिए, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, जो आज भी कई प्रेस वार्ताओं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदि आबादी अगड़े सारे के सारे लोग वो पीडीए में साथ दिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको जो दुखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा जिनको प्रताड़ित और अपमानित किया गया है, वो सारे के सारे लोग पीडीए में शामिल है रितु जी। इसमें आपत्ति किस बात? यही कारण है कि आज के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है और इसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं रितु जी आपको भरोसा देता हूं और जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पहले से पहले घोषणा कर दी कि हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि हम तो 10,000 सोच रहे थे देने की, अखिलेश जी ने 40,000 रुपया देने की घोषणा कर दी है। तो ये हमारी योजना है। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करने के लिए महिलाएं भी तैयार नहीं है, क्योंकि महिलाओं को ये भरोसा हो गया कि इनका पैसा लेना महापाप है। कोई भी सनातनी जो कल पीडीए का जिसके लिए स्टैंड करता था अल्पसंख्यक, वो अब आधी आबादी आप लोगों की नजर में हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि कई बड़े नाम लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 7 से ज्यादा वो सूरमा हैं उत्तर प्रदेश के जिनको सीधे तौर पर केंद्र के संगठन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें चाहे स्मृति ईरानी हो और भी तमाम ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इनको कैसे देखा जाए? क्या ये मानकर चला जाए कि 2029 के विजन के साथ साथ सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर 27 का चुनाव? देखो रितु, ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मीडिया में चर्चा आने के बाद वो लोग आए हों। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव होगा। एक तो महिलाओं की संख्या बढ़ाने का दबाव होगा। जहां महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन की बात जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से यह सिद्ध भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा कि भाजपा महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। महिलाओं को क्या 33% से ज्यादा कार्यकारिणी में आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। दूसरा, नितिन जी अभी 50 साल के नहीं है, 50 साल के आसपास के हैं और जैन जी बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्या जैन जी को स्थान मिलेगा? क्या जैन जी की भूमिका अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखेंगे? क्या जिस तरीके से चर्चा नितिन जी ने कहा और नितिन जी की जो राजनीतिक कैरियर है, मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ मुझे लगता है अपने से नीचे के नेताओं को, युवाओं को जैन जी को रखना उनके लिए बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि जो इस समय भारत में तो व्यवस्था चल रही है, तमाम प्रदेशों में आंदोलन चल रहा है और युवा सड़कों पर है, तो युवाओं को संतुष्ट करने के लिए, और मोदी जी ने कहा भी है, अभी अपने सांसदों से भी कहा, अपने मंत्रियों से भी कहा कि युवाओं से संवाद बढ़ाइए, इंस्टाग्राम पे आइए, अन्य प्लेटफॉर्म पर आइए, युवाओं से संवाद कैसे बढ़ेगा। तो क्या युवाओं को जगह मिलेगी? क्या युवाओं को संवाद की भूमिका में रखा जाएगा? ये महत्वपूर्ण है। और ये दो कारक यदि नितिन नवीन जी की कार्यकारिणी में नहीं दिखे तो मैं समझूंगा ये भारतीय राजनीति के साथ बेईमानी सिद्ध होगी। अब जो नितिन नवीन जी को देखना है कि निश्चित तौर से महिलाओं को और जैन जी को रखना है कि नहीं रखना है,
जो महत्वपूर्ण है। वैसे राजेश अग्रवाल है, राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया, अब पता नहीं क्यों बनाया राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष। बहुत बड़े उद्योगपति है नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे तो मंत्री पद से हटाया गया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तमाम ऐसी बातें रही उस समय, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं, वो मंत्रिमंडल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे। दूसरा, जहां डॉक्टर साहब की बात है जो गोरखपुर से आते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया। दुर्विरोधी योगी जी के माने जाते हैं। किस तरीके के विधायक के चुनाव में जो भूमिका वहां गोरखपुर में देखी गई सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज से ऊपर उठ करके तमाम ऐसे चेहरे थे, जैसे लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी की बात कर लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 2014 का चुनाव के नतीजे अलग थे। जो उनके दौरे जो व्यवस्था थी, जो एक ब्राह्मण चेहरा था, उसको आपने दरकिनार कर दिया। न मंत्रिमंडल में रखा, न कहीं रखा, राज्यसभा में जाकर के बाद में भेजा, जब बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या वो चीजें रख पाएगी कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी? ये लिस्ट आने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। वैसे रिपोर्ट में आपने सारे कुछ तथ्य रखती हैं, तो मेरे पास कुछ बताने को तो है नहीं। आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार हुई थी, लेकिन ये है कि जैन जी और महिलाओं को लेकर के कितनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी होगी। जो कुछ कह रही है मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो संसद में और राज्यसभा के दौरान जो चर्चा रही, क्या निश्चित तौर से कार्यकारिणी में उसकी झलक दिखाई देगी कि नहीं देगी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, एक और चीज मैं समझने का प्रयास करूंगी, क्योंकि आपने ये बेहद महत्वपूर्ण बात कही है और इससे मैं सहमत हूं कि बीजेपी कब एक कार्यकर्ता को कहां किस चोटी पर बैठा दे, किस पद पर बैठा दे, बीजेपी नहीं, खुद बीजेपी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि तमाम नामों को लेकर कयासबाजी चल रही है। निश्चित तौर पर ये नामों में परिवर्तन हो सकता है, कुछ ऐसे नाम चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं जो कि हम सभी की सोच से परे हो। अब इस बीच अगर सिर्फ इन्हीं नामों का जिक्र करें, जिन 7 सूरमा उत्तर प्रदेश के लिए कहे जा रहे हैं कि इनको सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर जिम्मेदारी दे दी जाती है तो ये गुटबाजी के तौर पर देखा जाएगा आने वाले समय पे, या फिर बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा? देखो, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आ पाएंगे। देखो, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। स्मृति ईरानी कहाँ है इस समय चर्चा में? कहीं चर्चा में नहीं है। और क्यों उनको साइडलाइन किया गया, ये हम सब लोग जानते हैं। पुनर्जीवित करने की उनको क्या आवश्यकता है? तमाम महिलाएं बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हैं, तो विवाद की स्थिति क्यों होगी? जो उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ बोला रायबरेली में कि मैं तुम्हारे संपादकों से बात कर लूंगी, तुम्हारे मालिकानों से बात करूंगी, ये बहुत अच्छी बातें नहीं थी। क्षेत्रीय रिपोर्टर जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और जो उसे इस क्षेत्र के सवालों का जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा भाई। तुम मेरे संपादक से या मेरे मालिक से क्या बात करोगी? जो मेरा सवाल है उसका जवाब आप दीजिए। तो ये बहुत कुछ चीजें यहाँ विरोध दिल्ली में हुआ था और निश्चित तौर से तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात की बातें सुनील बंसल से भी रखी थी उस समय और BL संतोष साहब के सामने भी कही थी। तो ये चीजें आप देखेंगे कि आखिर में फिर वही आती हैं। स्मृति ईरानी तो एक मीडिया का वर्ग उनको बहुत पसंद नहीं करता। उनका जो बात करने का तरीका और जो ऐसे सवाल उन्होंने उस समय खड़े किए थे, उसी के कारण उनको साइडलाइन किया गया। ये बहुत चर्चा का विषय नहीं बना था, लेकिन अंदरूनी चीजें मुझे पता है किस तरीके की बातें वहां पहुंचाई गई थी और बहुत सारी बातें बड़े पत्रकारों ने वहां रखी। दूसरी बात, जिन लोगों की आप चर्चा कर रही हैं, वो लोग एक उम्र के पड़ाव पर हैं। रेखा जी की बात करिए, रेखा पिछले कार्यकाल में भी रही, तो इसमें क्यों रखा जाएगा? रेखा जी ने की क्या भूमिका संगठन में रही, ये हम सब लोगों ने देखा। नड्डा जी की आप टीम में थी, नड्डा जी की टीम की जिस भरोसे के साथ आपने लिया, कौन सा महिलाओं के लिए आपने उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किए, कौन सा काम आपने किया, कितनी महिलाओं की आपने मीटिंग ली, कौन सी महिलाओं की समस्याएं आपने सुनी? तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि नहीं। अब द्विवेदी जी की चर्चा हो रही है, ब्राह्मण चेहरा ऐसा पिछली बार उनको रखा गया, कौन से ब्राह्मणों के लिए उन्होंने काम किया, कौन से ब्राह्मणों के द्वारा आंदोलन किए गए जिनमें उनकी सहभागिता रही? तो ये सब कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है 2027 का चुनाव के उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, अब उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, नवंबर दिसंबर में गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है। तो ये करीब 7-8 राज्य तो है ही है जो अगली साल तक दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात एक और, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश की बड़ा अहम भूमिका रही है। चाहे नड्डा साहब हों, चाहे नड्डा साहब से पहले रहे हों, राजनाथ सिंह जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लगभग मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 8 से लेकर के 10-12 तक लोग रहते हैं उसमें, क्योंकि बड़ा राज्य है। जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव में और भूमिका बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर से मान के रखिए कि 2027 के नतीजे
जो थे 22 के नतीजे थे वो सीटें पहले से कम हुई और 2024 के चुनाव में भी स्थिति बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। तो ये जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि इसका प्रभाव 2029 और 2027 के चुनाव में न पड़े। ठीक है। बहरहाल अब आने वाले समय में किस तरह से पशुपेक्ष की स्थिति रहती है, मैं आप सभी मेहमानों के पास लौटूंगी, चर्चा को आगे जारी रखूंगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। हमारी आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी का अभिमान है तिरंगा। ये केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। देश प्रेम की इस भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ आज समूचा भारत तिरंगे के रंग में सराबोर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति को जन जन की भावना से जोड़ रहा है। इस राष्ट्रव्यापी उत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह, उमंग और गौरव के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के हर कोने में तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। गांव हो या शहर, घर हो या आंगन, हर जगह तिरंगा देशभक्ति की नई अलग जगह रहा है। क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराता है तो हर दिल में भारत का गौरव मुस्कुराता है। आइए अपने घर आंगन को तिरंगे के रंगों से सजाएं, तिरंगे को सम्मान के साथ फहराएं और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और गौरव को अभिव्यक्त करें। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए देखिए भारत भाग्य विधाता सिर्फ भारत अपडेट पर, सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 9 बजे। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए देखिए
भारत भाग्य विधाता सिर्फ भारत अपडेट पर सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 9 बजे। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए देखिए भारत भाग्य विधाता सिर्फ भारत अपडेट पर सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 9 बजे। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए देखिए भारत भाग्य विधाता सिर्फ भारत अपडेट पर सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 9 बजे। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए देखिए भारत भाग्य विधाता सिर्फ भारत अपडेट पर सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 9 बजे। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है,
ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा अचानक से 44 डिग्री के पार हो चुका है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि केंद्र में संगठन की बिसात बिछ रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गूंज उत्तर प्रदेश के गलियारों में सुनाई दे रही है। अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि आखिर उनकी टीम में कौन कौन होगा और इसका ऐलान कौन करेगा और किस तरह से जो यहां पर चयन होगा उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्योंकि मंथन का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ नितिन नवीन की तरफ से बल्कि आला नेता भी लगातार यहां पर मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि इस बार दिल्ली के दरबार में उत्तर प्रदेश का दबदबा सबसे भारी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 से ज्यादा सूरमा हैं जिनको जगह दी जा सकती है, जिससे न सिर्फ 2029 का चुनाव यहां पर साधने का प्रयास है, बल्कि उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में कैसे अपनी पैठ को और मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर चीजें यहां पर अभी से सुनिश्चित की जा रही हैं। अब अगर सूत्रों की हम माने तो नितिन नवीन की इस नई टीम में उत्तर प्रदेश के 7 से ज्यादा दिग्गजों की एंट्री मिल सकती है, जहां ये सिर्फ एक रूटीन फेरबदल नहीं होगा बल्कि ये सीधे तौर पर परमिशन यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। इस नई टीम में एक तरफ जहां पर हरीश द्विवेदी के प्रमोशन और रेखा वर्मा की वापसी की चर्चा जोरों पर है, तो वही स्मृति ईरानी को संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर विरोधियों को चौंकाने की तैयारी है। हालांकि अब सवाल ये भी कुछ उठ रहे हैं कि आखिर स्मृति ईरानी, सुब्रत पाठक, इनको जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? क्या ये जनता के साथ जायज होगा कि जो अपने क्षेत्र से चुनाव अभी हाल फिलहाल के हार चुके हैं, 2024 के हार गए या उसके बाद की जो भी स्थिति रही वो भी हर किसी के सामने है, प्रदेशवासियों के सामने है, लेकिन अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना क्या वो सही है? और ऐसे में चर्चा भी हम कर ही रहे थे लगातार कि किस तरह से स्मृति ईरानी का जो लगातार चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर मीडिया से यहां पर वार्ता का जिक्र किया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जहां पर स्मृति ईरानी पर सवाल उठने लगे कि उनको बोलने का तरीका नहीं है और भी तमाम चीजें यहां पर रही। अब ऐसे में आपको बता दें कि श्रीकांत शर्मा, महेंद्र सिंह, अमरपाल मौर्य और सुब्रत पाठक जैसे आक्रामक चेहरे ये माने जाते हैं सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में। इनको आगे लाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी नजरें आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव की चक्रव्यूह को भेदने पर टिकी हुई है। लेकिन इस बड़े बदलाव की सबसे हैरान कर देने वाली इनसाइड स्टोरी ये है कि पार्टी अब बुजुर्गों को तो बाय बाय कह रही है और युवाओं को हाई-फाई कमान देने के मूड में है। इसके जो पीछे की प्रमुख वजह अब तक निकलकर सामने आई है वो ये कि महिलाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है और युवाओं पर फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था उसे जेनजी प्रोटेस्ट करार किया गया था। जेनजी का वो प्रदर्शन था जिसके बाद से अमूमन तौर पर तस्वीरें अभी तक यही देखने को मिल पाई है कि हर राज्य में हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं, वो लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि किसी तरह से जेनजी और युवाओं को साधा जा सके, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि जेनजी अब बीजेपी को नकार रही है, जेनजी अब एनडीए को नकार रही है, विपक्ष भी इसी के तहत लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब युवाओं को हाई-फाई कमान देने के मूड में बीजेपी जो नजर आ रही है उससे क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या पार्टी में किसी तरह का जोश भरेगा या फिर आने वाले समय पे ये कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गुटबाजी के तौर पर रहे? अब संजीवनी साबित होता है या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जैसे कई पुराने चेहरे, तजुर्बेकार और दिग्गजों की विदाई के कयास हैं। यानी संदेश साफ है कि तजुर्बा अपनी जगह, लेकिन चुनाव जिताने के लिए अब युवा और आक्रामक जोश चाहिए। एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का हम सीधा रुख करते हैं और ऐसे में अविरल मलिक जी आपके पास आते हुए, सर देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उनको केंद्र के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन अमूमन तौर पर देखिए आप लोगों की तरफ से जो मंथन किया जाता है या मीडिया के पास तक जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आती है उसमें बहुत सा डिजास्टर चेंज हो जाता है बाद में। पिछले कुछ समय से इसी तरह की रीति नीति अपनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल उठ रहा है
कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो आप लोगों की तरफ से पार्टी के वो बहुत बड़े चेहरे थे लेकिन हार गए थे, अब उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो क्या जनता के साथ जायज होगा? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जायज होने का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम की, तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात कर जाए चेहरों की, कौन सामने आता है कौन नहीं आता, ये तो जब लिस्ट एक तरीके से ऑफिशियली जारी हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, युवाओं को, बहन बेटियों को, महिलाओं को, नारी शक्ति को निश्चित रूप से महत्व दिया जाएगा, इसमें किसी रूप में दुराई नहीं। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो चेहरे एक प्रकार है, जनता जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से सामने आएंगे और इसी प्रकार के लोगों को नया एक तरीके से दायित्व भी दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में और नए अवसर भी दिए जाते हैं। इसमें किसी रूप में फंड नहीं है। और जहां तक विषय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का है, तो अभूतपूर्व तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से जो सरकार चल रही है, उसकी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जनता तक एक तरीके से पहुंचाना और पूरे रिपोर्ट कार्ड को जनता तक लेके जाना, मजबूती के साथ इस कार्य को निरंतर किया जाता रहेगा। और ऐसे में जगदीश जी, आपने चूंकि सर पीडीए का जिक्र किया था कि पीडीए फैक्टर से बीजेपी डर चुकी है, लेकिन बीजेपी के कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो कि समय समय पर ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी खेमे में कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर ये चीज वाकई में स्पष्ट होती है कि इसमें किसी तरह की सच्चाई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को नुकसान हो जाए 27 में? रितु जी, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। इनकी डबल इंजन की सरकार है। समाजवादी पार्टी के एक भी सिपाही को तोड़ के दिखाएं, हम जिस दिन चाहेंगे इनको तोड़ देंगे। भारतीय जनता, चूंकि अब डूबते जहाज में रितु जी, उसके चूहे भी उसको छोड़ के भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का डूबता हुआ जहाज है। जिस तरह से देश का व्यापारी, किसान, नौजवान रोजगार के लिए, किसान खाद के लिए लाठी खा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आज महंगाई चरम पर है। जितने वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी में सारा कुछ समाप्त हो चुका है। नौजवान को रास्ता दिखाई नहीं दिया, उनके सपनों को लूट लिया इन लोगों ने राम के मंदिर को भ्रष्ट नहीं छोड़ा, उसको लूट लिया और अपना मंदिर बनाने, भगवान राम के मंदिर को लूट करके आरएसएस का 5000 करोड़ का दफ्तर बन रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, 5 स्टार कार्यालय। ये जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके एक तो कार्यालय नहीं है पूरे देश, और इनके कार्यालय पूरे जिले में 5 स्टार कार्यालय करोड़ों रुपए के बने हुए। जो भ्रष्टाचार का धन भारतीय जनता पार्टी का है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये धन का लालच देके महिलाओं को दिखा रहे थे। महिलाएं, अब मैंने बात की, हम लोग गांव गली चौबारे के रहने वाले लोग हैं हम लोग। रितु जी, महिलाएं इनका पैसा लेने का तैयार नहीं हो, कहती भगवान के घर का लूटा हुआ धन भारतीय जनता पार्टी का हम नहीं लेंगे। और आज हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 40,000 रुपए महिलाओं को देने के लिए घोषित किया है। तो पूरा पीडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एकजुट है, मुट्ठी बांधे हुए। और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी में भरोसा और विश्वास है। और 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, जिस तरह से 24 में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर था, उसी तरह 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और 2027 जगदीश सिंह जी, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा रहेगा जिस बात का आपने जिक्र किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर बनकर उभरी हुई थी। कहीं ऐसा ना हो सर कि आप लोग कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए, और ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को 2024 में लेकर डूबा था। हाँ, और वही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ऐसा ना हो कि 27 में डगमगा जाए। रितु जी, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग नहीं है। हम लोग गांव गली के लोग हैं, गरीब मजदूर के, किसान के बेटे हैं। हम लोग गांव गली में रह के लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी फील गुड हवाई जहाज में चलने वाले लोग नहीं है। रितु जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह इस भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों ने जिस तरह से कारपोरेट कल्चर कर दिया है, राजनीति को कारपोरेट की तरह चला रहे हैं, कंपनी की तरह, जिस तरह से अमित शाह मोदी जी चला रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है।
सुनील जी को कोई आपत्ति है क्या? चौहान साहब एक सवाल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? क्या कौशिक जी क्या पूछना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? 40,000 के हिसाब से तो 3 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। ऐसा है, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता ना, मुझे मालूम है कौशिक जी। अरे जब हमारी योजना है और समाजवादी जो कहते हैं करते हैं, हम महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे तो देंगे। तो 3 लाख करोड़ के आसपास का हो गया साल का महिलाओं को देने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी का भगवान राम का राम धन लूटा हुआ लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है महिलाओं को देने के लिए, तो अब तो महापाप किया है, भारत भी हुई है। जनजी जो है इनके खिलाफ आंदोलनरत है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला चौहान साहब। को इन लोगों ने लूटा है। आप सही कह रहे हैं, पर मेरे सवाल ये चर्चा में है कि अखिलेश जी ने कहा 40,000 रुपए देंगे हर वर्ष हम महिला को, तो लगभग आप बताइए 8 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट बैठेगा और यूपी का बजट 9 लाख करोड़ के आसपास का है, 8.5 लाख करोड़। तो 1/3 तो आप महिलाओं को देने में दे देंगे, कहां से पैसा लाएंगे? ये हमारा विषय है ना, जब हम सरकार बनाई हमारा विषय है, ये अखिलेश जी का विषय है कौशिक जी। और कैसे देंगे क्या देंगे ये तो भविष्य तय करेगा ना। ठीक है, देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारे नेता का कमिटमेंट है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनावी समीकरणों को साधते साधते बीजेपी 2029 के लिए जो अपनी टीम को मजबूत करने का प्रयास कर रही है वो ही डिसबैलेंस हो जाए? देखो रितु, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, डू एंड डाई वाला है जी। यार 2027 में समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो 2027 के बाद समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ेगी। 2027 के ठीक बाद चुनाव बाद समाजवादी पार्टी हार जाती है तो एक बड़ी टूट होगी, इससे कोई नकार नहीं सकता, और सत्ता में आना बहुत मुश्किल होगा। तो ये अखिलेश जी भी समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं कि सपा के लिए 2027 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो 15 साल सत्ता से दूर हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है पार्टी को चलाना। फिर कोई भी बड़ा आंदोलन या बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की बात आए तब भले सत्ता में ला सकते हैं, लेकिन यह भी कट सकते हैं कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है, और धन आता है चंदा से, और चंदा लगभग लोग उसी को देते हैं जो सत्ता में रहता है। अधिकतर राज्यों में हम देखते हैं कि 5 साल सपा, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, तो परिमाण थोड़ा बहुत होता रहता है। बसपा को आप देखिए, सत्ता से दूर हो गई तो दूर होती चली गई, और आप देखिए 12% पे आके सिमट गई बहुजन समाज पार्टी। तो 2027 का है महत्वपूर्ण चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो चेहरा जो तमाम प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में बुलाया जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां योगी जी करते हैं, और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो वही चुनाव हार जाएंगे जहां पार्टी कहती है, कार्यकर्ता कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों में चुनाव जिताने का मंत्र योगी जी के पास है। योगी जी की रैलियों में लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। अधिकतर नेताओं की पार्टियों में कार्यकर्ताओं को कैसे बुलाया जाता है, ये सब चाहे सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब में चलता है कि कैसे बुलाया जाता है। लेकिन कुछ नेता गिने चुने ऐसे होते हैं जिसमें बुलाने की कार्यकर्ताओं को या जनता को आवश्यकता नहीं होती। उन नेताओं में योगी जी हैं। यदि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव 2027 का लड़ा जाता है और वो चुनाव हार जाते हैं तो भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अखिलेश यादव जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अब 2027 का चुनाव बताएगा। जैसे चौहान साहब ने कहा कि हम 40,000 रुपए देंगे, अब 40,000 की अखिलेश जी इसलिए बात कर रहे हैं कि अधिकतर राज्यों में आप देखेंगे कि महिलाओं की भूमिका बढ़ गई। महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखिए, बिहार के चुनाव में आप देखिए, कुछ बजट महिलाओं को सुविधापूर्वक दिए जाने के पक्ष में घोषणा की मुख्यमंत्री ने, तो महिलाओं का अधिकतर वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता में आए। और ये रणनीति भी तैयार की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और उसमें जल्दी खुलासा होगा कि महिलाओं को रिझाने के लिए कौन सी ऐसी स्कीम शुरू की जाए, कहां से बजट की कटौती होगी, इस पर भी तैयारी चल रही है, क्योंकि छोटा मोटा बजट नहीं होगा। अब जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम 40,000 देंगे,
हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता कि 40,000 आप दे सकते हैं। लेकिन 10,000 की बात करते, 15,000 की बात करते तो ठीक है, 70,000 करोड़ के आसपास की बात है तो कहीं ना कहीं से कटौती करके किया जा सकता था, कहीं सेस लगा जा सकता था, कुछ और भी व्यवस्था हो सकती। लेकिन 3 लाख करोड़ का मतलब यह कि 1/3 बजट आप महिलाओं को नहीं दे सकते। बहुत बहुत बड़ा बजट हो गया 1/3, और कहां से आप कटौती कर पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ये स्कीम बनाने के तैयारी में है कि महिलाओं को रिझाने के लिए कोई ऐसी स्कीम हो जहां महिला भरोसा करें और 2027 के चुनाव में उनको वोटिंग उनको वोट मिले, चुनाव उनके पक्ष में आ जाए। तो अब ये तय करेगा। और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो आप आज के डिबेट का हिस्सा है, मैं ये भी बार बार कह रहा हूं, सुबह से कह रहा हूं, कल भी मैंने कई चैनलों पे कहा कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अब जैसे कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बात की और वो पास हो गया, अब वो लागू होगा, हम मान रहे हैं कि 2029 के बाद लागू होगा, लेकिन पार्टियां तो लागू कर सकती हैं ना, पार्टियों में लागू करने में क्या दिक्कत है? वहां संविधान तो आड़े नहीं आएगा। या सपा और भाजपा और कांग्रेस ये कह दे कि हम विधानसभा के चुनावों में 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि जो संविधान में कानून बनाए उसकी आवश्यकता तो नहीं है। या कहें कि हम अपने संगठन में 33% से ज्यादा महिलाओं को रखेंगे, इसमें भी कानून की आवश्यकता नहीं है। ये तो संविधान आपकी पार्टी का है, आपका है, आपको तय करना है। यहाँ 2029 का 2032 का इंतजार करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बावजूद भी और बड़ी बड़ी बातें हो जाने के बावजूद भी कई राज्यों में चुनाव हुए, भाजपा ने कहा 33% महिलाओं को टिकट दे दी। एक राज्य नहीं है ना आपने 15% भी महिलाओं को टिकट दी हो। तो ये बेईमानी साबित होगा। मैं कह रहा हूं नितिन नवीन जी की जो कार्यकारिणी की घोषणा होगी तो उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। 33% छोड़िए, 25% कम से कम देना पड़ेगा। 25% का मतलब यह है कि 120-130 के कार्यकारिणी आसपास इनकी होती है, तो 25-30 महिलाओं को इनको कार्यकारिणी में रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखना पड़ेगा। तो ये बताएगा कि आप कितने हैं। जैन जी की बात आप हो रही है, जो जिस जैन जी 50 साल से नीचे के लोग अधिकतर उसी में आते हैं, 45, 50, 40, वो हिस्सा है नितिन नवीन जी, युवा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी के बराबर के हैं, अखिलेश जी से 1 साल बड़े होंगे, राहुल गांधी से छोटे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या युवाओं को अपनी कार्यकारिणी में जगह देंगे कि नहीं देंगे? जगह देंगे तो एक संदेश जाएगा, और जगह नहीं देते हैं क्योंकि दबाव इसलिए नितिन नवीन जी पर होगा कि जब राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने भी कहा था कि 50% से ज्यादा हम अपनी कार्यकारिणी में युवाओं को रखेंगे, नहीं रख पाए। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने, तो तमाम आरोप उन्होंने अपनी पार्टी और अपने नेताओं पर ही लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में खड़गे साहब ने भी यही कहा। खड़गे साहब का घोषणा पत्र आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो उन्होंने भी यही वादा किया था कि हम युवाओं को 50% से ज्यादा जगह देंगे अपने संगठन में। वो भी नहीं दे पाई। इस बात की चर्चा होती है, तो क्या नितिन नवीन जी दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे तो कार्यकारिणी की घोषणा होगी, हम लोग समीक्षा करेंगे। यदि आपको वही सपा भाजपा कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलना है तो एक अलग बात है। यदि आपको नया संदेश देना है तो जैन जी और महिलाओं को आपको स्थान देना पड़ेगा। बिल्कुल, हर हाल में यहाँ पर साधना पड़ेगा। ऐसे में अविरल जी, अब चूंकि समय की भी मेरे पास कमी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रीय संगठन में उत्तर प्रदेश का दबदबा तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बढ़ा हुआ स्तर लगातार हम इस नई टीम में देख सकते हैं, उसको लेकर क्या ये मैसेज देने का प्रयास कि हाईकमान अब उत्तर प्रदेश के स्थानीय नेतृत्व पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है? हालांकि वो हमारे फिलहाल वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जगदीश सिंह जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। पीडीए फैक्टर, तमाम फैक्टर को साधने का प्रयास आप लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जोश कितना हाई है? क्योंकि बीजेपी की तैयारी धरातल पर, जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। क्या आप लोगों के खेमे में भी किसी तरह का बदलाव होने वाला है आने वाले समय पर? देखिए, ऐसा है, हमारी टीम पहले से तैयार है। हम बदलाव कुछ नहीं होने वाला है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अभी घोषणा की है। तैयारी के नाम पर केवल टिकट का डिक्लेरेशन मानी जी को करना है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। बाकी सब हमारे कार्यकर्ता नेता सारे के सारे अपने अपने मौके पर मौजूद हैं। सब लोग क्षेत्रों में रात दिन भ्रमण कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, और किसी को कोई नया करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ ब्लॉक सम्मेलन और गांव में बूथ सम्मेलन सारे के सारे हो चुके हैं। कहीं पे कोई मतलब कि हर सिपाही
श्री अखिलेश यादव जी का अपने बूथ पे तैनात है। नेता लोग सारे गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं। कहीं पे कोई आवश्यकता नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पीडीए बिल्कुल तैयार बैठा है। अब महज आक्रमण करना है, युद्ध करना है। बहरहाल अब आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहेगी और जो यहाँ पर नितिन नवीन की नई टीम बनने जा रही है उसमें किस तरह की स्थिति और कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, इस पर पूरे देश भर की अभी सियासी तौर पर नजरें टिकी हुई है। आप दोनों मेहमान, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।